आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल लोड यूजिंग ईलर फार्मूला। तो हमने क्या करना है, ईलर फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने किसी बीम के ऊपर क्या करना है, क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है। जो इसका इंट्रोडक्शन था ईलर फार्मूला का, वो मैंने इससे पिछले 2 लेक्चर्स में समझा दिया था। अब हम इस पे प्रॉब्लम्स पे जो है फोकस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ होलो स्टील ट्यूब ऑफ 200 millimeter external diameter used as a column. If one end is fixed and other end is hinged, find the load that columns can carry. Use Euler formula and factor of safety as 2. ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है जिसकी इफेक्टिव लेंथ उसने क्या बताई है, जिसकी उसकी लेंथ उसने बताई है हमारे पास यहाँ पे दी हुई इफेक्टिव लेंथ, आ होलो स्टील ट्यूब ऑफ 2 मिलीमीटर एक्सटर्नल डायामीटर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। तो उसने डायामीटर हमारे पास इस यहाँ पे कितना बताया, 200 मिलीमीटर इसका डायामीटर है। और इसी तो उसकी लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है, 4 मिलीमीटर दी हुई है। ये लेंथ हमने नहीं लिखी थी, ये गिवन थी हमारे पास। ठीक है। तो लेंथ इसकी 4 मिलीमीटर, इसकी लेंथ 4 मिलीमीटर है। एक एंड इसका क्या है, फिक्स्ड है, और एक एंड इसका हिंज्ड है। ठीक है। तो उसका डायामीटर क्या है, वो एक्सटर्नल डायामीटर की बात कर रहा है। तो एक्सटर्नल डायामीटर 200 मिलीमीटर है। तो एक्सटर्नल डायामीटर 200 मिलीमीटर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास डायामीटर है, एक्सटर्नल डायामीटर को किससे, डी बड़े से हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये कितना है हमारे पास, 200 मिलीमीटर। ठीक है। ये आ गया 200 मिलीमीटर, ये आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसको मजीद सॉल्व करते जाएं तो देखें हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गिवन डेटा हम सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका क्या यहाँ 2। ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई यूनिट नहीं होता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, लेंथ। अब लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 4 मिलीमीटर। ठीक है। तो ये भी आगे 4 मीटर है, 4 मीटर है। अगर हम मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, तो ये 4000 मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है। तो 4000 मिलीमीटर ये आ गया इसी तरीके से। ठीक है। ये इसका गिवन डेटा आ गया। उसके बाद और कोई चीज़ गिवन है इसकी, और कोई चीज़ गिवन नहीं है। ठीक है। तो अब देखना है हमने, अब इसको हमने सॉल्व करना है। उसने कहा है कि क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है लोड दैट कैन कॉलम्स कैन कैरी। हमने ऐसा सेफ लोड इसका फाइंड आउट करना है इस कॉलम का, कि इसके ऊपर कितना लोड लगे कि ये बकलिंग ना हो, और इसका ये सेफ लोड और स्ट्रक्चर सही रहे। ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो बकलिंग अपना सेफ लोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करेंगे। तो क्रिपलिंग लोड का फार्मूला हमारे पास, सबसे पहले हम क्रिपलिंग लोड का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है। तो क्रिपलिंग लोड का फार्मूला देख लें तो क्या है, फिर आपको ऐसा ऐसा समझ आता जाएगा। देखिए क्रिपलिंग लोड का फार्मूला है हमारे पास P इंटू पाई का स्क्वायर। ठीक है। EI डिवाइडेड बाय कितना है इसका, डिवाइड इस पे करा देना है LE स्क्वायर। ठीक है। LE स्क्वायर। अब देखें, अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये जो लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ है कॉलम की। ठीक है। इसके बाद ये LE है जो ये इफेक्टिव लेंथ है, यानी कि इस पे लोड अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ पे जो चेंजिंग आएगी। ठीक है। तो वो ये है। E हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और वो कांस्टेंट होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा अगर आपको गिवन हो तो गिवन हो, वरना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी कीमत क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 N2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना होता है आई। अब आई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास केसेस हैं। ठीक है। तो देखें अब इसको हमने अब इफेक्टिव लेंथ और आई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव लेंथ को समझ लेते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ को हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास केसेस हैं। तो ये केसेस समझ लें, इससे पहले लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ समझाए थे। ठीक है। केस 1 में है अगर बाथ एंड हिंज्ड हो तो क्रिपलिंग लोड का फार्मूला यही रहेगा। लेकिन जब इफेक्टिव लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, इफेक्टिव लेंथ इससे फाइंड आउट की जाती है। तो इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर होगी, उस ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगी। और जब दोनों एंड फिक्स्ड हो तो तब फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन इफेक्टिव लेंथ जब हम किससे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ से, तो उसको ओरिजिनल लेंथ को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, अगर एक एंड फिक्स्ड और एक क्या हो, फ्री हो, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमारे पास लेंथ को, जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो ओरिजिनल लेंथ की डबल हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में है अगर एक एंड फिक्स्ड और एक हिंज हो, जिस तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन है, एक एंड फिक्स्ड है और एक हमारे पास क्या है,
एक हमारे पास हिंज है। तो उसमें हमारे पास क्रिप्लिंग लोड का फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें जब हम एल ई इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ओरिजिनल लेंथ को 2 के स्क्वायर रूट पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। तो उसी तरीके से हम करेंगे। देखिए हमने क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ जब फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला है ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा। एल हमारे पास ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 4000। ठीक है, तो 4000 लिखेंगे, इस पे डिवाइड कितना करा देंगे, 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट करा देंगे। तो यहाँ पे देखें इफेक्टिव लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि हमने इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करनी थी। इसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी हमारे, जब हम 4000 पे 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड करेंगे तो इसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी 28 पॉइंट कितना आएगी, 43 मिलीमीटर। ठीक है, 43 मिलीमीटर आ जाएगी। ये आ गई इसकी इफेक्टिव लेंथ। अब हमारे पास क्या है, अब हमने आई फाइंड आउट करना है। तो आई हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसने बताया हुआ है कि एक होलो स्टील है ट्यूब। ठीक है, यानी कि होलो सर्कुलर है। तो होलो जब सर्कुलर होगा तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, इसके फार्मूले आई को फाइंड आउट करने के। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आई को जब हम फाइंड आउट करने के, इसके केसेस हमारे पास ये हैं ईलर फार्मूले में। ठीक है, तो देखें जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट करना है ईलर फार्मूले के लिए, तो अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए क्या फार्मूला रहेगा, बी डी का क्यूब ओवर 12 रहेगा। ठीक है, अगर कोई हमारे पास सर्कल होगा तो उसका इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई ओवर 64 इनटू डी की पावर 4, यानी कि डी हमारे पास क्या है, डायामीटर है। यहाँ पे जो बी और डी था, डी हमारे पास डेप्थ थी, बी हमारे पास बेस थी रेक्टेंगल की शक्ल में। जब हमने फाइंड आउट करना है होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो होलो में हमारे पास क्या होगा, B1 का क्यूब ओवर 12 माइनस B2 का क्यूब एंड ओवर 12। तो D2 जो होगा ये बाहर वाला जो बड़ा होगा डायमीटर वो, और B2 जो अपना B1 जो होगा ये छोटे वाला होगा। तो ठीक है, तो उसके बाद है होलो सर्कुलर सेक्शन। अब हमारे पास दिया हुआ है होलो सर्कुलर सेक्शन, ये दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या था, ये डी हमारे पास बड़ा तो गिवन है। ठीक है, बड़ा हमें बताया गया है। तो उसने कहा है कि इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 200 है। ठीक है, इसका 200 है। उसने कहा इसका, अब इसके अंदर हमारे पास डायामीटर इसका भी तो चाहिए ना। ठीक है, इसका चाहिए। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट का पाई बाय 64 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, यानी कि बड़े डी में से छोटा डी फाइंड आउट कर। बड़ा डी तो है हमारे पास, छोटा डी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो उसने एक बता दी है कि इस साइड पे क्या है, 25 मीटर इसकी क्या है हमारे पास, इसकी ब्रेड्थ है, 25 मीटर इसकी थिकनेस है। 25 मीटर इस साइड पे, 25 मीटर इस साइड पे की, तो कितनी बन जाएगी, 50। जब ये 50 200 में से निकाल लेंगे, 200 टोटल 200 है ना, 200 में से 50 निकाल लेंगे तो ये डी छोटे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखें आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला बनेगा पाई डिवाइडेड बाय 64, ठीक है, n2 डी की पावर 4 माइनस छोटे डी की पावर 4। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमारे पास बड़ा डी है, छोटा डी कहाँ से आएगा, तो देखें, अब देखें हमारे पास, क्योंकि हमने छोटा डी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो डी बड़ा डी है उसमें से निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे 50 जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 150 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 150 मिलीमीटर छोटा डी। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखें आई हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखें पाई बाय 64 आ जाएगा। अब बड़े डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 200 का पावर 4 और माइनस इसमें से कर लेंगे 150 की पावर 4 को। ठीक है, अब ये आ गया और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी 53 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 69 मल्टीप्लाई बाय, देखें मल्टीप्लाई बाय इसका क्या, मल्टीप्लाई 10 की पावर इसकी कितने बनेगी, तो ये आपने कैलकुलेटर की मदद से अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। 10 की पावर बनेगी 6, ठीक है, 10 की पावर 6 और इसका यूनिट न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया इसका यूनिट। अब हमने हर चीज़ फाइंड आउट कर ली है, तो अब हम क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करने का फार्मूला, क्रिपलिंग लोड, क्योंकि क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। देखें पाई का स्क्वायर एज इट इज ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब ई हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कांस्टेंट होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 आ जाएगी। इसी तरीके से फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी फाइंड आउट किया, ये 53
0.69 10⁶ आ गई, ठीक है। अब ये आ गया। इसके बाद हमने इस पे डिवाइड क्या करा देना है, इसके बाद हमने डिवाइड कराना है एल ई का स्क्वायर। एल ई हमने इफेक्टिव लेंथ जो फाइंड आउट की थी, ठीक है, क्या है 28 पॉइंट हमारे पास क्या है 0.2828 into 43 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास जो क्रिपलिंग लोड की फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 13 ठीक है 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी कैलकुलेटर की मदद से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप वैल्यूज को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हमने क्या करना था, क्रिपलिंग लोड तो फाइंड आउट कर लिया। उसने पूछा था हमसे कि हमने क्या करना है कि फाइंड द लोड्स कॉलम्स कैन कैरी। तो यानी कि ऐसा लोड फाइंड करें जो कॉलम कैरी कर सके, यानी कि वो बकल ना करे। अब ये तो है लोड उसका बकलिंग का, अब हमने कैरी लोड करना है। अब लोड किस तरीके से, यानी कि फैक्टर ऑफ अपना सेफ लोड उसको कहते हैं, ठीक है, सेफ लोड। अब हमने क्या करना है, सेफ लोड फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, तो सेफ लोड का फार्मूला है P, यानी कि क्रिपलिंग लोड जो हमने फाइंड आउट किया उस पे डिवाइड करा देना है जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, क्या है F.O.S, जो कि हमारे पास गिवन था, कितना था 2 है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए जो हमारे पास वैल्यू आई है 13.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें सेफ लोड क्या आ जाएगा हमारे पास, सेफ लोड जब हम इस पे डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास सेफ लोड आ जाएगा 6.62, ठीक है, और 10⁶ न्यूटन आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया सेफ लोड, और यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हमने आपको अच्छे तरीके से इसमें समझा दिया है, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर ली है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में हमारे पास क्या, स्टील बार ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 40 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 मिलीमीटर, यानी कि एक स्टील बार है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। उसके बाद उसका एरिया कितना है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो पहले ब्रेड्थ होती है फिर डेप्थ होती है। ब्रेड्थ और डेप्थ को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल के क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो वो एरिया और ब्रेड्थ और डेप्थ दी हुई है, ठीक है। तो वो क्या है, पिन्ड एट ईच एंड, तो वो क्या है, पिन सपोर्टेड है। पिन सपोर्ट को आप हिंज सपोर्ट भी कहते हैं, यानी कि दोनों साइड्स पे हिंज सपोर्ट है। सब्जेक्टेड टू अ एक्सल कंप्रेशन बार एज 2 मीटर लॉन्ग, और उसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। डिटरमाइन द बकलिंग लोड एंड कंप्रेशन एक्सल स्ट्रेस, यूज द ईलर फार्मूला। तो हमने क्या करना है, हमने बकलिंग लोड फाइंड आउट करना है और कंप्रेशन एक्सियल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, और अल्सो कैलकुलेट करनी है सिलेंडर रेशो भी। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द मटेरियल एज 200 न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दी हुई है, उसने कहा है तो उसकी दोनों सपोर्ट हैं हमारे पास, क्या है, पिंड हैं, पिंड सपोर्टें आ गई। उसके बाद एक बकलिंग आई। ये लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो 2 मीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ लिख लेते हैं। अब देखें, अब उसके बाद हमारे पास और क्या गिवन डेटा है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। अब गिवन डेटा कौन सा है, पहले है हमारे पास एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील क्या है, 40 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 50, 40 मल्टीप्लाई बाय 50, ये क्या हो जाएगा, इसका मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसकी लेंथ दी हुई है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 मीटर। तो 2 मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में, तो ये बन जाएगा 2000 मीटर मिलीमीटर, ठीक है। तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई लेंथ। उसके बाद उसने दी हुई है कि ये लोड कंप्रेशन और एक्सियल फार्मूला फाइंड आउट करना है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसने कितनी दी हुई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये दी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इंटू न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ना दी हुई हो तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, यही उसकी होगी। और उसके बाद ये क्या है, हमारे पास है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट को किससे डिनोट करते हैं, इस सेगमेंट से प्रोपोर्शनल लिमिट को डोनेट करते हैं। तो वो कितनी हमारे पास 200, ठीक है, 200 न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट भी। अब इसने कहा है, अब उसमें हमने क्या, हमने फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, तो इसको हम ले आते हैं। पहले हमने क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना है।
उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करने है, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। उसके बाद स्ट्रेस के बाद हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने लैम्ब्डा फाइंड आउट करना है, यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद स्ट्रेस और उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो। अब क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला पी क्रिपलिंग लोड पाई का स्क्वायर, ठीक है, ई आई, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय होगा हमारे पास एल ई स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, इफेक्टिव लेंथ। अब क्या करना है हमने, क्रिपलिंग लोड, अब हमारे पास ई भी है, पाई स्क्वायर भी है, इफेक्टिव लेंथ और आई नहीं है। इफेक्टिव लेंथ तो हम ओरिजिनल लेंथ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास केस क्या बनता है, तो रेक्टेंगुलर शेप में सबसे पहले केस समझ लें, ठीक है। ये देखें हमारे पास क्या था, इफेक्टिव लेंथ, उसमें क्या था, रेक्टेंगुलर की शेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों सपोर्ट क्या है, पिंड या हिंज कहते हैं, क्योंकि दोनों हिंज हैं तो इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर होगी, एल के बराबर, जो ओरिजिनल लेंथ है। अब ये इफेक्टिव लेंथ का मसला तो हमारे पास हो गया हल। तो यानी कि ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ जो होगी वो इफेक्टिव लेंथ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख ली, ये तो हो गई सॉल्व। उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे पास शेप को देखना है कौन सी है, ये तो रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास फार्मूला क्या था, ठीक है। इस चीज़ को समझना है कि रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास फार्मूला जो है वो आप चेक करा देता हूँ आपको कैसे। रेक्टेंगुलर शेप में इसका फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी का क्यूब ओवर 12 है, ठीक है। जब हम रेक्टेंगल शेप में फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला बी डी का क्यूब ओवर 12। अब हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो वो रेक्टेंगुलर शेप में हमने क्या करना है, एक एक्स एक्सेस के अलोंग फाइंड आउट करेंगे और एक वाई एक्सेस के अलोंग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक्सियल कंप्रेशन दोनों साइड हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आई एक्स एक्स। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, या आई एक्स एक्स का बी डी का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 12 है। अब देख लें बी, अब बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास मैंने आपको बताया था ब्रेड्थ है, यहाँ पे दी हुई है 40, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास डेप्थ कितनी है, 50 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 50 का क्यूब आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 12 है, ठीक है। जब हम इस पे ये इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद फाइंड आउट करेंगे, आई एक्स एक्स हमारे पास आ जाएगा 416 पॉइंट कितना आएगा, 67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 मिलीमीटर। और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अपना यूनिट क्या है, मिलीमीटर पर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आई एक्स एक्स। अब हमने फाइंड आउट करना है आई वाई वाई। अब ये आएगा आई वाई वाई फार्मूला। आई वाई वाई में हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या होगी, डेप्थ खाली रह जाएगी, यानी कि ये बी का क्यूब बन जाएगा और डेप्थ एज इट इज जब हम वाई की सिमत में करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने चेंज कर देंगे ब्रास और डेप्थ को, इसी तरीके से क्या बनेगा, 40 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, 40 का क्यूब बन गया, मल्टीप्लाई बाय 50 एज इट इज ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय हम कितना करा देंगे, 12 करा देंगे, ठीक है। ये 12 डिवाइड करा देंगे, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 266.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसका भी यूनिट क्या है, मिलीमीटर पर 4, ठीक है, इसकी पावर बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल लोड का फार्मूला ये है। अब हमारे पास आई 2 आ चुके हैं, तो अब हमने आई कौन सा इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास जो मिनिमम होगा उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो मिनिमम आई वाई वाई है, तो हम इसी को ही इस्तेमाल करेंगे, पी क्रिपलिंग लोड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पाई का स्क्वायर एज इट इज, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और एक्स की आई की फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो दोनों में से कम वैल्यू होगी वो ले लेंगे, 266.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और डिवाइड हम इस पे कितना करा देंगे, डिवाइड हमारे पास इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर है, तो ये है 2000 का क्या लिख लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमारे पास क्रिपलिंग लोड क्या आ जाएगी, ठीक है। तो क्रिपलिंग लोड को आपने समझना है, तो पी क्रिपलिंग लोड, इसका टोटल जो इसकी यानी कि क्रिपलिंग लोड हमारे पास क्या आ जाएगी, 13160 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, 6 की पावर 3 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्रिपलिंग लोड आ जाएगा। क्रिपलिंग लोड तो हमने फाइंड आउट कर लिया,
और इसके बाद हमने स्ट्रेस फाइंड आउट करना है और स्लेंडरनेस रेशो भी फाइंड आउट करनी है। तो ये हम किस तरीके से, अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, देखें क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करें एक्सियल स्ट्रेस। अब एक्सियल स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो हम लिखेंगे एक्सियल स्ट्रेस का फार्मूला। तो ये एक्सियल स्ट्रेस का फार्मूला होगा हमारे पास P यानी कि क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड पे हम करा देंगे इस पे एरिया। जब इस पे हम एरिया करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिपलिंग अपना सॉरी एक्सियल स्ट्रेस आ जाएगा इस पे, ठीक है। तो एक्सियल स्ट्रेस इसका क्या बनेगा 131। एक्सियल स्ट्रेस और सेफ लोड ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। 6 और मल्टीप्लाई बाय कितना है 10 की पावर 3 जो कि हमने फाइंड आउट करी P क्रिपलिंग लोड। उसके बाद एरिया एरिया हमारे पास मैंने आपको बताया था कि क्या है 40 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 50, तो ये इसका एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, इस एक्सियल स्ट्रेस आ जाएगा हमारे पास 65, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 79 न्यूटन पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी थी तीसरी स्लेंडरनेस रेशो। अब हमने फाइंड आउट करनी है स्लेंडरनेस रेशो। अब स्लेंडरनेस रेशो का फार्मूला क्या है, तो स्लेंडरनेस रेशो का फार्मूला है पाई का स्क्वायर, क्या है पाई का स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास मटेरियल की क्या लिमिट दी हुई है, क्या प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट को किससे, इससे डेल सी से डिनोट करते हैं। और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर बना देंगे 1/2, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। तो देखें अब पाई की जगह पे हमने पाई एज इट इज ही रहेगा, पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है 3.146 है, और मल्टीप्लाई किसके हमारे पास ई की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है वैल्यू। उसके बाद हमने क्या है ये लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट हमारे पास क्या दी हुई है 200 दी हुई है, ठीक है। तो ये कर लेंगे 200 और इसकी पावर क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, या इसके ऊपर जजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 99, ठीक है 0.35 आ जाएगी इसकी, किसकी स्लेंडरनेस रेशो की लिमिट आ जाएगी हमारे पास, स्लेंडरनेस रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम नंबर जो है 2 को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। अब 3 में स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अ सॉलिड सर्कुलर कंप्रेशन मेंबर 50 मिलीमीटर एंड डायामीटर। उसका एक हमारे पास सॉलिड सर्कुलर कंप्रेशन है जिसके डायामीटर 50 मिलीमीटर है, एज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ होलो सर्कुलर। अब एक सॉलिड सर्कुलर है उसको रिप्लेस किया गया होलो सर्कुलर सेक्शन के जरिए, ठीक है। उसका डायामीटर क्या था सॉलिड का 50 मिलीमीटर, उसको चेंज किया गया होलो सर्कुलर सेक्शन के साथ, और उस वो मटेरियल क्या था सेम ही दोनों में था। और उसके बाद फाइंड द साइज ऑफ द होलो सर्कुलर सेक्शन, हमने होलो सर्कुलर सेक्शन का फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमने इंटरनल डायामीटर, और इसका इंटरनल डायामीटर क्या है 0.6 टाइम्स एक्सटर्नल डायामीटर। तो अब देखें, अब यहाँ पे हमने सिर्फ डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये डायमीटर हमने ये प्रॉब्लम किस लिए सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें डायमीटर हमने खुद निकालने होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास मुश्किल आ सकती है, तो इसलिए मैंने एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें उसमें हमारे पास दी हुई है, क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि एक सॉलिड क्या है, सॉलिड के उस सॉलिड सर्कुलर है, तो उसका सॉलिड सर्कुलर और होलो सर्कुलर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, आई होलो, अगर इन दोनों का मटेरियल सेम है, साइज भी सेम है, तो इनका क्या ये दोनों बराबर है ना, साइज जब इनका सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का बराबर होगा, ठीक है, दोनों का बराबर होगा। ये लिख लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इनका फार्मूला क्या है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब होलो को हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या है हमारे पास π/64। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सर्कुलर का फाइंड आउट करेंगे d की पावर d1, ठीक है, d1 की पावर 4 जो कि बड़ा d, और इसके बाद d छोटा d की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और इसके बराबर क्या होगा, सॉलिड का हमारे पास क्या होगा, सॉलिड का हमारे पास होगा π/6, ठीक है, क्या है π/6 d की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है d1 और d, ये दोनों d नहीं गिवन, ठीक है, ये तो आपस में चलो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 64 था, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी d1 की पावर 4 बन जाएगी और -d1 की पावर छोटा d1 की पावर 4 बन इज इक्वल टू d की पावर 4।
देखें ये तो हमें मालूम है, ये कितनी है 50, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद उसने कहा है कि जो D1 है, सॉरी यानी कि एक्सटर्नल बड़े डायामीटर क्या है हमारे पास, इंटरनल डायामीटर है जो वो क्या है हमारे पास D2 है। अब इंटरनल डायामीटर जो है वो एक्सटर्नल डायामीटर का 0.6 टाइम्स मोर है, ठीक है, क्या है 0.6 मोर है। अब देखें हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है ये वाला, अब देखें इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं D1 की पावर 4 माइनस क्या है ये D1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है 0.6। उसमें स्टेटमेंट है कि D1 जो है वो क्या है छोटे d के 0.6 क्या है बड़ा है, 6 लार्जर है, तो ये बराबर हुए, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ना D1 की जगह पे, इसकी जगह पे 0.6 D1 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है, एज इक्वल टू हम किसके लिख देंगे, ये 50 का 4 लिख देंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई एक, ठीक है, क्योंकि हमने D1 फाइंड आउट करना है। अब हम D1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, D1 हमने इसमें से कॉमन लिया, D1 की पावर 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1 बच गया, और इसी तरीके से यहाँ से क्या बचेगा माइनस 0.6 की पावर कितनी बनेगी 4 बनेगी, तो 0.6 की पावर 4 बन जाएगी, इसको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, और यहाँ पे क्या होगा 50 की पावर 4 एज इट इज़ ही रहेगी। अब देखें क्योंकि हमने D1 फाइंड आउट करना है, तो ये इधर क्या हो रहा है, इधर ये हमारे पास देखें, अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, D1 की पावर 4 लिखेंगे इसको। अब देखें यहाँ से देख लें, अब देखें 1 इसमें से इसको जब सॉल्व करेंगे 0.6 की पावर 4 को, ठीक है, 0.6 की पावर 4 इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास 50 की पावर 4 को एज इट इज रहेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.871, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये फाइंड आउट करनी है D1 की पावर 4 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखें ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 50 की पावर 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 0.871। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो D1 एज इट इज ही क्या बच जाएगा, D1 को हम इसको बड़े D को यानी एक्सटर्नल डायमीटर को एज इट इज ही रहने देंगे, और इसका हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 31.1 मिलीमीटर, ठीक है, ये इसका डायामीटर हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। तो देखें अगर आपको ईलर फार्मूले के हवाले से अगर क्रिप्टिंग लोड या क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना नहीं आ रहा तो ये 3 प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसके बाद अगर मजीद आपको समझ नहीं होता तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हैं, वो केसेस पे भी बनाए हैं और लेंथी हैं, तो वो आप देख लेंगे तो आपको क्रिटिकल लोड के हवाले से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और मजीद भी मैं क्या है लेक्चर्स मजीद अपलोड कर दूंगा, ठीक है।